आज अगर आप किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहें तो वो किस सेक्टर से होना चाहिए? मैं सेक्टर एग्नोस्टिक हूँ। फ्रैंकली मैं सारे सेक्टर देखता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अपने पोर्टफोलियो में वैरायटी होनी चाहिए। आपको खड़े रहने के लिए बैकबोन की जरूरत है एंड फाइनेंस इज बैकबोन। आपका बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता अगर आप इन्वेस्टर को खुश नहीं रख सकते, आप अपने कस्टमर को खुश नहीं रख सकते, आप अपने एम्प्लॉय को खुश नहीं रख सकते। कोई ऐसी स्टेज है जिस पे आप लोगों की एग्जिट स्ट्रेटजी डिसाइड होती है? कोई और अपनी पूरी मेहनत लगा के मेरे सेविंग्स को, मेरे पैसे को अगर 10 गुना 15 गुना कर रहा है, उससे बेहतर क्या हो सकता है? अगर आप 1 या 2 में डालेंगे तो चांसेस ऑफ फेलियर बहुत हाई होता है। आप 12-15 में डालेंगे तब जाके आपका जो रिस्क है वो स्प्रेड आउट हो जाएगा। जब आपने इन्वेस्ट किया तब उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ था। हाँ। आज 100 करोड़ पे पहुंचे। हाँ। 100 करोड़ में पहुंचाने का एंजल इन्वेस्टर का क्या हाथ रहा? नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आज के नए एपिसोड में। आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाला हूं, ऐसे छुपे रुस्तम से मिलवाने वाला हूं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के कंसल्टेंट भी हैं और 40 से ज़्यादा स्टार्टअप में वो इन्वेस्टमेंट भी कर चुके हैं और ऐसे ही कई स्टार्टअप्स को वो मेंटरिंग सपोर्ट भी दे रहे हैं। तो आइए मिलते हैं आनंद जी से। आनंद जी, कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इतना प्यारा आपने ओपनिंग दिया है। देखिए, ये तो एक मतलब एक मैं मानूंगा कि मेरा एक गुड लक है कि मुझे ये मौका मिला एंजल इन्वेस्टिंग का। मुझे भगवान ने एंजल बनाया। तो ये मेरी खुशनसीबी है। तो थैंक यू सो मच फॉर मुझे आज इनवाइट करने के लिए, मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं अपनी स्टोरी शेयर करूं। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। हमारे साथ सीए मुकेश सिंगला जी भी हैं जो एक वैल्यूएशन प्रोफेशनल हैं और हर बार की तरह पॉडकास्ट पर मेरा साथ देंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आनंद जी, ये बताइए, आप वैसे बाय क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आप ये एंजल इन्वेस्टिंग में और आईएफआरएस में कैसे आए? अच्छा, आईएफआरएस और एंजल इन्वेस्टिंग दोनों ही बहुत डिफरेंट है। आईएफआरएस में कैसे आया? मैं आर्टिकलशिप जब इंटर्नशिप कर रहा था, वो मैं कर रहा था हरिभक्ति एंड कंपनी में। उन्होंने तभी टाइप किया था, मैं 2006 की बात कर रहा हूँ, तभी टाइप किया था बीडीओ के साथ। बीडीओ इज़ इंटरनेशनली टॉप 5 टॉप 6 फर्म्स। सो वहाँ के आईएफआरएस के काम इंडिया में आना शुरू हुए। जब इंडिया में आने शुरू हुए तो हरिभक्ति में एक छोटी सी टीम बनाई गई थी और लकीली मैं उस टीम में था। हमने स्टार्टिंग से बेस स्टैंडर्ड्स पढ़ना शुरू किया, उसका मीनिंग इंटरप्रिटेशन निकालना शुरू किया और मुझे उसमें बहुत मज़ा आने लगा वो इंटरप्रिटेशन में। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई और उसके बाद मैंने उसका कभी साथ छोड़ा नहीं। आज तक आईएफआरएस में लगा हुआ हूँ। तो वो गई आईएफआरएस की जो स्टोरी। अब आते हैं एंजल इन्वेस्टिंग की स्टोरी पे। 2018 की बात है। धीरे धीरे थोड़े सेविंग्स हो गए थे काम कर करके। और मैं सोच रहा था कि क्या किया जाए, कहाँ अच्छे से इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ पे। और कई जगह जैसे बिग 4 में था मैं तब, जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उस पर कई रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, तो आप मार्केट में उस तरह इन्वेस्ट नहीं कर पाते। सो आपको अल्टरनेटिव चीज़ें ढूंढनी पड़ती है। सो 2018 में मेरा एक कोई पुराना दोस्त जो सीए ही था, उसने प्रैक्टिस छोड़ के एक स्टार्टअप चालू किया था। वो मेरे पास आया कि मुझे फंडिंग चाहिए। तब उसका कुछ रेवेन्यू होता था 1-1.5 करोड़ पर मंथ। अब उससे बात करने लगा, मुझे इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ चीज़ सही कर रहा है, एक ट्राई किया जाए। बट तब क्या हम सोचते थे, तब माइंड में चलता था कि मेरे पास कुछ परसेंटेज में देखते थे कितना परसेंट ऑफ द कंपनी है। आज तो थोड़े समझदार हो गए तो हम ये सोचते हैं कि ना 5 लाख डालूँ या 10 लाख डालूँ। परसेंटेज में आज कोई बात नहीं करता है स्टार्टअप के। तब हम परसेंटेज में मैंने स्टार्ट किया कि यार मेरे को कुछ परसेंट चाहिए ताकि मेरा कुछ इंटरेस्ट तो रहे। उसमें लगने थे पैसे। तो फिर मैंने कुछ लोन भी लिए, खुद का सारा सेविंग्स तोड़ के सब उस कंपनी में डाला मैंने। तब फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। तो मैंने उसको फ़ोन करके बोला, यार देख, मेरे पूरी ज़िंदगी की सेविंग्स प्लस लोन लेके इस कंपनी में डाला है, संभाल लियो। वो मुझे सामने से बोल रहा है, यार तेरी तो सिर्फ पैसे लगे हैं, मेरी तो पूरी ज़िंदगी इस स्टार्टअप में लगी है, मेरे पास और कोई ऑल्टरनेटिव इनकम नहीं है, मेरा टाइम इसी में जा रहा है, तो तू सोच, मेरा तो सब कुछ लगा है इसमें। उससे मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ क्लिक हुई कि यार अपना जॉब चल रहा है, सेविंग्स हो रहे हैं, वो सेविंग्स को कोई और अपनी पूरी मेहनत लगा के मेरे सेविंग्स को, मेरे पैसे को अगर 10 गुना 15 गुना कर रहा है,
उससे बेहतर क्या हो सकता है। तो वहाँ से मैंने स्टार्टअप इन्वेस्टिंग पकड़ा और वहाँ से उस जर्नी को आज तक कंटिन्यू किया है। नहीं तो जैसे मतलब आपने अपने दोस्त पे ही ट्रस्ट कर लिया या हाँ। कुछ और भी फैक्टर रहे होंगे कि जो आपको जज करा होगा कि भाई हाँ इसमें इन्वेस्टमेंट करूँ या ना करूँ, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे क्योंकि कोई भी आदमी अपना पैसा ऐसे तो लगाएगा नहीं। हाँ। चाहे आपका दोस्त हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे फैक्टर आपने पहले एनालाइज करे होंगे। उसी क्या था, तब फर्स्ट इन्वेस्टमेंट था, तब इतनी समझ भी नहीं थी। वो तो अच्छा निकल गया, नसीब अच्छे थे कि अपने अच्छा निकल गया। आज वो 100 करोड़ पर मंथ कर रहा है, तो 100 गुना हो गया वो कंपनी। तो वो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ही अच्छा निकल गया। पर तब इतनी फ्रैंकली नॉलेज नहीं थी कि क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। उस बंदे पे ट्रस्ट था, उस बंदे की कैपेबिलिटीज़ पे ट्रस्ट था, और उसमें कुछ जो पी फंड्स के पार्टनर्स ने प्राइवेट अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स किए थे। पी फंड्स का इन्वेस्टमेंट नहीं था, तो वो बहुत छोटा था। बट अगर वो पी फंड के पार्टनर्स ने पर्सनल इन्वेस्टमेंट किया है तो एक ट्रस्ट आपको उससे भी आ जाता है। तो उस एंगल से इन्वेस्टमेंट कर दिए थे। बट तभी फ्रैंकली इतना नॉलेज नहीं था कि क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। तो कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था आपने? तब कुछ 50 लाख इन्वेस्ट किया था। ग्रेट, पहला इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप में 50 लाख करना। हाँ। बट मैं आज की डेट में पूछना चाहूंगा कि आज अगर आप किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहें तो वो किस सेक्टर से होना चाहिए, क्योंकि अब काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है तो आपने शायद सेक्टर भी डिसाइड कर लिया होगा, या उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आप देखना पसंद करोगे, और वो भी अननोन स्टार्टअप है, मतलब ये नहीं है कि वो आपका कोई फ्रेंड है। करेक्ट। सो 2-3 चीज़। फर्स्ट, आज मैं सेक्टर एग्नोस्टिक हूँ। फ्रैंकली मैं सारे सेक्टर्स देखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अपने पास एक वैरायटी ऑफ पोर्टफोलियो में वैरायटी होनी चाहिए। क्योंकि एक सेक्टर में आप जाएंगे, वो सेक्टर को कल कोई नया रेगुलेशन आ जाता है, कल कुछ नया चीज़ आ जाता है, आपका पूरा ऑल इन हो जाता है एक बास्केट में, जो मैं करना नहीं चाहता। बिल्कुल। सो मैं एआई में भी डालता हूँ, ईवी में भी डालता हूँ, एड टेक में भी डालता हूँ, मेड टेक में भी डालता हूँ, मैं सब जगह डालता हूँ। ठीक है। सो आई एम सेक्टर एग्नोस्टिक। अब देखना क्या चाहिए, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और सब वो ज्ञान देते हैं। मैं आपको रियल प्रैक्टिकल चीज़ें बताता हूँ। 1, मेरा प्रेफरेंस फर्स्ट ये रहता है कि मैं कहीं पे भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खुद इंडिविजुअली ना करूँ, अनलेस वो बहुत ही कुछ स्टैंड आउट हो रहा है, कुछ मतलब देखते से ऐसा लगे कि ये तो कुछ अलग ही हो रहा है, तो अलग बात है। वरना मैं जाता हूँ प्लेटफॉर्म के थ्रू ही। उसके फायदे बहुत होते हैं। जैसे प्लेटफॉर्म ड्यू डिलीजेंस कर लेता है। ठीक है। प्लेटफॉर्म में मल्टीपल लेवल्स ऑफ चेक्स हो जाते हैं। ठीक है। कि 4-5 लोगों ने, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने देख के उसको पास किया है। जब आप प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जाते हो, उसका नेक्स्ट लेवल ऑफ फंडिंग उसके लिए आसान हो जाता है। तो वीसी के पास जा सकता है, फिर पीई के पास जा सकता है, तो आपको नेक्स्ट लेवल इजी हो जाता है, तो एग्जिट का चांसेस भी, प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाते हैं। सो इसीलिए मैं जो मेजर इन्वेस्टमेंट मेरे होते हैं वो सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही होते हैं, डायरेक्ट अब नहीं करता। मतलब मैं समझा नहीं, प्लेटफॉर्म किस तरीके के प्लेटफॉर्म? सो आजकल बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म्स आ गए, एंजल इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स। ओके। जो आपको स्टार्टअप्स को एक साथ लाते हैं, इन्वेस्टर्स को साथ लाते हैं, और हर इन्वेस्टर छोटा छोटा अमाउंट पे करता है एक फंड के थ्रू, और वो फंड सारे अमाउंट्स को मिला के स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है। तो स्टार्टअप के लिए भी फायदा हो जाता है, इन्वेस्टर्स के लिए भी फायदा हो जाता है, और एक ऑर्गेनाइज्ड, एक जैसे लीगल एग्रीमेंट, सब कुछ बहुत स्ट्रांग हो जाता है। मतलब ऑल ओवर आप प्रोटेक्टेड हो जाते हो, जितना प्रोटेक्शन मिल सकता है उतना मिल जाता है। तो जैसे हमने अभी पिछला पॉडकास्ट ही किया था ध्रुव नाथ जी के साथ, तो उसमें उन्होंने एक नारा दिया था, आम आदमी भी एंजल इन्वेस्टर। हाँ। तो कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी उसी राह पे चल पड़े हैं। वो भी डायरेक्टर हैं लीड एंजल नेटवर्क के। उन्होंने काफ़ी बुक्स वगैरह भी लिखी हैं। तो आई थिंक कि समहाउ ऐसे ही नेटवर्क या प्लेटफॉर्म की बात आप कर रहे हैं। करेक्ट सेम। तो ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स है, वो एक प्लेटफॉर्म के डायरेक्टर है, बट ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स है। बट मैं आम आदमी को ये बोलता हूँ कि देखिए, आपका जो इन्वेस्टमेंट साइज है टोटल, फर्स्टली उसका एक प्रपोर्शन ही स्टार्टअप में जाना चाहिए, पूरा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत रिस्की है। सेकेंडली, आपके पास कम से कम इतना किटी हो कि आप 1-1.5 साल 2 साल में 12-15 स्टार्टअप में डाल सको। अच्छा। अगर आप 1 या 2 में डालेंगे तो चांसेस ऑफ फेलियर बहुत हाई होता है स्टार्टअप्स में। आप 12-15 में डालेंगे तब जाके आपका एक जो रिस्क है वो स्प्रेड आउट हो जाएगा। तो प्लेटफॉर्म के थ्रू जाने पर भी इतना रिस्क है? 100% है। प्लेटफॉर्म्स ठीक है, थोड़ा आपको एक तरीके से वो फिल्टर कर देते हैं कई लेवल्स पे, तो रिस्क कम हो जाते हैं।
पर ये नहीं है कि रिस्क चले जाते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी रिस्की पोर्टफोलियो। स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा रिस्की है, सबसे हाईएस्ट रिस्क पे है। अब अगर नॉर्मल में डायरेक्ट डालूंगा तो शायद 100 में से 1 चलेगा, अगर मैं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू डालूंगा तो शायद 10 में से 1 चलेगा। फिर भी मतलब रिस्क कम हो गया, शायद 10% हो गया, पर फिर भी रिस्क तो है, बहुत हाई रिस्क है कि 10 में से 1 चलेगा। सो आपको 10-15 डालेंगे तब जाके 1, 2, 3 चलेंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए अनलेस आपके पास उतना किटी है, उतना आपके पास पैसा है कि आप स्टार्टअप्स में 15 स्टार्टअप में डाल सको, तब जाके आप स्टार्ट मिनिमम करें। किट्टी क्या रहता है, मतलब एक स्टार्टअप में कोई लिमिट है उसकी जी या? देखिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग होता है। कई प्लेटफॉर्म पे जैसे 50,000 भी होता है मिनिमम, बट ऑन एन एवरेज आप देखेंगे जनरली 2 लाख होता है कि पर स्टार्टअप 2 लाख डालना चाहिए, 2 से 2.5 लाख करीब। अन मुझे आप एक चीज और बताइए, स्टार्टअप में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आप जिस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे अभी तो आप जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू जा रहे हैं, कुछ में आपने डायरेक्ट भी किया है, करे हैं, तो उसमें आप उंगली कितनी करते हैं? नहीं, सो देखिए, मैं हमेशा ना फाउंडर के साथ चलता हूँ, ठीक है। डिसीजन हमेशा फाउंडर का ही होना पड़ेगा। अगर आप उसके डिसीजन के साथ अलाइन नहीं हो तो आप उस स्टार्टअप में इन्वेस्टर बनने लायक नहीं हो, मतलब आप मत करिए, उसमें किसी और में करिए, ठीक है। तो फर्स्ट रूल यही है कि आपको स्टार्टअप के साथ, उसके फाउंडर के साथ रहना है, उसके साथ खड़े होना है, उसको आप गाइड करते रहिए या आप उसको सजेशन देते रहिए, बट आखिरी डिसीजन फाउंडर का है हमेशा। नेचुरली आप उसके डिसीजंस को कई बार क्वेश्चन करते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ताकि आप उनके डिसीजंस को समझो, पर डिसीजन फाउंडर का ही होता है। तो मैं हमेशा फाउंडर के साथ खड़ा होता हूँ, उनके पीछे खड़ा होता हूँ, उनको सपोर्ट के लिए खड़ा होता हूँ, जिसको सपोर्ट चाहिए। कई ऐसे फाउंडर्स होते हैं जो बोलते हैं मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए, या वो आपको डिटेल्स भी नहीं देते हैं। जैसे नॉर्मली अच्छे स्टार्टअप्स, अच्छे फाउंडर्स हर 3 महीने में आपको बता देते हैं कि मेरे नंबर्स क्या हुए, रेवेन्यू क्या हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ, खर्चे क्या हुए, और फिर आप उनको क्वेश्चन पूछ पाते हैं और वो आप आंसर भी देते हैं। बट कई फाउंडर्स ऐसे होते हैं जो सीरीज A, B तक पहुंच गए, उनको पैसे मिल रहे हैं और पैसे VCs और PE से मिल रहे हैं, तो उनको इंडिविजुअल एंजल इन्वेस्टर से कोई मतलब नहीं है। सही बात है। सो वो ना कॉल्स पे आएंगे, ना आपको नंबर्स देंगे। कई 6 महीने 8 महीने में एक बार एक ईमेल भेज देंगे कि मेरा ये नंबर है। बट उन्हें भी ये समझना चाहिए, और मैंने देखा है कि ये गोल घूम के हमेशा बात आ जाती है, दुनिया गोल है, हमेशा वही होगा कि आज ये स्टार्टअप को वो बेच के या कभी और कुछ और चीज़ के लिए वो नया चीज़ चालू करेंगे, फिर से उनको वो जर्नी करनी पड़ेगी, फिर से एंजल इन्वेस्टर के पास आएंगे ही आएंगे वो। सो आप आज ऐसा रिलेशनशिप मत करिए, या आप आज ऐसा उस रिलेशनशिप को सार मत करिए, खराब मत करिए, कि आप 10 साल बाद जब वापस एंजल इन्वेस्टर के पास आए तब वो बोले कि नहीं, इसने मेरे साथ सही नहीं किया, मैं इसको इन्वेस्ट नहीं करूँ। एंजल इन्वेस्टर मतलब आप उसको भुला नहीं सकते, क्योंकि उसने आपके साथ तब सपोर्ट किया जब कोई नहीं था। बहुत सारे, अभी हमने पीछे पॉडकास्ट में भी बात की थी कि जैसे ड्रीम 11 है, ध्रुवनाथ जी ने हमें ये बताया था, ड्रीम 11 के जो फाउंडर थे, उन्होंने कहा कि उसके बारे में बताया था कि जो उनके फाउंडर थे, उनका बहुत बड़ा रोल था, इन्वेस्टर का बहुत बड़ा रोल था, एंजल इन्वेस्टर का गाइड करने में। करेक्ट। क्योंकि बहुत लोगों के पास ना प्रोडक्ट अच्छा होता है, बट बिजनेस सेंस नहीं होता है। करेक्ट। कि उसको मार्केट में उतारना कैसे, लॉन्च कैसे करना है, वो सब चीजें। करेक्ट। कभी भी इन्वेस्टर के साथ इस तरीके से मत करिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि आपका बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता अगर आप इन्वेस्टर को खुश नहीं रख सकते, आप अपने कस्टमर को खुश नहीं रख सकते, आप अपने एम्प्लॉय को खुश नहीं रख सकते, अपने वेंडर को खुश नहीं रख सकते। वही मॉडल चलेगा जिसमें ये चारों लोग खुश रह सकें। 5वीं सरकार भी है। वैसे इसमें इन्वेस्टर्स की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं फाउंडर से बात करता रहता हूँ ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे। अब क्या होगा कि हर इन्वेस्टर आके अपना ज्ञान दे देता है फाउंडर को, ज्ञान फ्री है, मुझे बोलने के तो कुछ लग नहीं रहा। जी। हर इन्वेस्टर आके ज्ञान देगा, हर इन्वेस्टर आके अलग ज्ञान देगा। कोई बोलेगा लेफ्ट चलो, कोई बोलेगा राइट चलो, कोई बोलेगा सीधा चलो, कोई बोलेगा पीछे चलो। अब फाउंडर सबकी सुनता है। अब सब चीज तो नहीं कर सकता, वो एक ही डायरेक्शन में चल सकते, 4-5 जगह तो चल नहीं सकता। बिल्कुल। सो इन्वेस्टर्स की भी जिम्मेदारी है कि उनके भी आइडियाज को उनको ओपन होना चाहिए। तो आप आइडियाज दीजिए फाउंडर को, जरूर दीजिए, पर आप ओपन माइंडेड रहिए कि हो सकता है कि फाउंडर का आइडिया या उसका बिलीफ ज़्यादा बेटर है। सो आप
अपने आइडिया को ना सुनने के लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए, 1। सेकंड, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं आइडिया दूंगा तो सुनेगा ही नहीं या वो करेगा ही नहीं। आप अपने तरफ से अपना आइडिया दीजिए, आप अपना सपोर्ट दीजिए। फाउंडर का भी, उसे भी कई सपोर्ट चाहिए होते हैं, उसे कस्टमर्स चाहिए होते हैं, उसके वेंडर्स चाहिए होते हैं, उसे आइडियाज़ चाहिए होते हैं, सब चाहिए होता है। आप अपने तरफ से देते रहिए, फाउंडर अपने आप फिल्टर करेगा कि उसे चाहिए नहीं चाहिए। आप किसी चीज़ को पुश मत करिए इतना कि वो फाउंडर परेशान हो जाए या उस वजह से कंपनी को नुकसान होने लगे रैदर देन फायदा हो। बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर ना इस वजह से भी एंजल इन्वेस्टिंग में आते हैं कि उनका कहना होता है कि अगर मैं स्टॉक में पैसे लगाऊंगा तो मैं तो एक पैसिव इनकम इन्वेस्टर हो गया। अब शेयर खरीदा है तो उससे कोई लेना देना नहीं है, वो मेरे से बात भी नहीं करेंगे। करेक्ट। लेकिन स्टार्टअप में पैसा लगाने का मतलब ये होता है कि मैं अपना पैसा लगाया है तो मैं अपनी चला भी लूंगा। तो ये बात आपने इन्वेस्टर के एंगल से बहुत सही बोली। वैसे तो बोथ साइड रिलेशन है। करेक्ट। इन्वेस्टर को भी अपनी हद में रहना चाहिए और स्टार्टअप को भी हर बात इग्नोर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सामने वाले का पैसा लगा है, रिलेशनशिप मैटर करते हैं। तो आनंद, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने किस किस स्टार्टअप में फंडिंग कर रखी है और उनकी स्टोरी क्या है। खासकर फेलियर की स्टोरी तो कोई सुनना नहीं चाहता। हाँ। तो मैं सक्सेस स्टोरी जानना चाहूँगा। कोई एक स्टोरी आप बता सकें जिसमें आपने इन्वेस्ट किया, उसमें किस तरीके का आपने सपोर्ट दिया। देखिए, मैंने इन्वेस्ट किया मोर देन 40 स्टार्टअप्स, ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज है और इतने सारे स्टार्टअप्स का ना नाम लेना सही है ना स्टोरीज, बट मैं कुछ अगर एक दो स्टोरीज, जैसे मैं फर्स्ट वाले स्टार्टअप की जो मैं बात कर रहा था, मेरे दोस्त की स्टार्टअप की, उसका नाम विलकार्ट है, VILCART, विलकार्ट, और फाउंडर का नाम है प्रसन्ना। ओके। जो 2018 में मैंने किया था। नाउ वो क्या कर रहा है, वो बिग बास्केट फॉर विलेजेस बना रहा है। अच्छा। और विलेजेस में वो घर घर नहीं पहुंचा रहा है, वो किराना शॉप तक पहुंचा रहा है। ठीक है। और वो ऐसे ऐसे किराना शॉप तक पहुंचा रहा है जहाँ बड़े बड़े कंपनीज भी नहीं पहुंचा पाते सामान। सो वो किराना शॉप्स को आना पड़ता है एक कॉमन मार्केट में, वहाँ से खरीदना पड़ता है, या 15-20 दिन में, महीने में एक बार शायद कोई गाड़ी वहाँ पे जाके उनको सामान देती थी। इन्होंने चालू किया कि मैं हफ्ते में एक बार दूंगा। ठीक है। और वो अच्छे से ग्रो करते गए। अभी हमारा सपोर्ट वहाँ पे कब आता है, उसके पास कैश बैलेंस कितना पड़ा है, रनवे कितना पड़ा है, तो उस गाइड करना आता है कि भाई इतना पड़ा है, अभी आपको फंड रेज का थॉट प्रोसेस चालू करना चाहिए। वैल्यूएशन हमें कितनी रखनी चाहिए, कैसे मार्केट में चल रहा है, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या सोच रहे हैं, इन्वेस्टर्स क्या सोच रहे हैं, VC फंड्स क्या बोल रहे हैं, PE फंड्स क्या बोल रहे हैं। सो हमें वैल्यूएशन किस डायरेक्शन में रखनी चाहिए स्टार्टअप की, फंड रेज कितना करना चाहिए, अभी आपको कितने आगे तक का। इसमें भी एक आर्ट है। आप एक साथ बहुत ज़्यादा फंड रेज कर लेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन अपफ्रंट हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा बीच में। मैं आपसे इसकी ना शुरू से स्टोरी जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने इसके बारे में बताया था कि जब आपने इन्वेस्ट किया तब उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ था, आज 100 करोड़ पे पहुंचे। तो मैं एंजल इन्वेस्टर के एंगल से आपसे शुरू से स्टोरी समझना चाहूँगा कि 100 करोड़ में पहुंचाने का एंजल इन्वेस्टर का क्या हाथ रहा, आपका हाथ वैसे बेसिकली। सो देखिए, वही बहुत लिमिटेड रहता है, ऐसे नहीं है, क्योंकि काम तो फाउंडर नहीं करना है, उसकी टीम नहीं करना है। ठीक है। अब उसे सपोर्ट कहाँ चाहिए होता है, मैं वही बता रहा हूँ। उसे सपोर्ट चाहिए होता है फंडिंग में, उसे सपोर्ट चाहिए होता है कि ना उसको गाइड करते रहे कोई कि भाई कैश बैलेंस कितना पड़ा है तो कब फंडिंग करे, कितना करे। तो दैट इज फंडिंग, किससे करे, और उनसे कनेक्ट करवाना, जो इन्वेस्टर्स है उनसे कनेक्ट करवाना। अब एंजल इन्वेस्टिंग तो हो गई, उसके आगे की फंडिंग के लिए। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट राउंड की फंडिंग के लिए। जी। ठीक है। 1 सेकेंड, उसे गाइड करना कि भाई हम कहाँ कौन से मार्केट्स कर सकते हैं, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स, जैसे इसमें कंपटीशन बहुत लिमिटेड है, प्लस साउथ में, जैसे वो साउथ में है, वो 3 स्टेट्स में है साउथ में। सो वहाँ पे अभी उसे नॉर्थ में आना है, तो ये टाइमिंग राइट है कि आपको साउथ में ही कंसोलिडेशन करके और ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि हम फुल इंडिया जाए, क्योंकि हर इंडिया के हर सेक्शन में, हर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टेट्स में एक डिफरेंट माइंडसेट होता है, एक डिफरेंट काम करने का तरीका होता है, एक डिफरेंट लैंग्वेज होता है। सो आप सब जगह जाना चाहेंगे या एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना चाहेंगे। सो वो डिसीजन आने में हम उसे मदद करते हैं कि भाई आप साउथ में रहो, आप वहाँ पे पहले स्ट्रांग हो जाओ, आप पहले वहाँ पे फुल मार्केट एक्सप्लोर कर लो, फिर आप कहीं और जाने का सोचो।
बीच में कई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स आए थे कि अच्छा। हम आप पे इन्वेस्ट करेंगे। अब वहाँ पे हमने उनको गाइड किया कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स आज नहीं लेने चाहिए इस टाइम पे, आप फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स के साथ रहो, इसमें हमारे पास स्कोप बहुत ह्यूज है, हम इसे और बड़ा बनाएंगे। आज स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर लेने से आपका स्कोप थोड़ा कम हो जाएगा। सो वो गाइडेंस हमने दी। देन आता है कि ना जब आप नेक्स्ट राउंड्स के लिए जाते हो, उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस इन्वेस्टर्स रखने चाहते हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस में कैसे हम वो एक्सेप्ट करें, नहीं करें, कैसे बार्गेन करें, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, ओके। वो सब चीज़ों में हेल्प करना। फिर जब वो बड़ा बन गया, वो 100 करोड़ पर मंथ कर रहा है, वो बड़ा हो गया, अब वो प्लान कर रहा है कि मैं 3 से 5 साल में अगर मैं आईपीओ जाता हूँ तो कैसे जाया जाए। तो हम उसमें मदद करते हैं कि कंसल्टेंट कौन होना चाहिए आईपीओ के लिए, आपके सिस्टम्स जो है, जो अकाउंटिंग सिस्टम्स है, आपके प्रोसेस है, आपके कंट्रोल्स है, वो कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। ग्रेट ग्रेट। कई स्टार्टअप्स और मैक्सिमम एक बेसिक टैली जैसे स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग का, बट आप लिस्टिंग के लिए जाएंगे तो आप ये सब नहीं कर सकते। आपको एक स्ट्रॉन्गर ईआरपी सिस्टम्स चाहिए, तो आपको कौन सा ईआरपी पे जाना चाहिए, उसे इम्प्लीमेंट करने में कौन हेल्प करेगा, कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो गाइड करना। तो हर स्टेप पे सो बेसिक बिजनेस उसी को करना है। तो समझ गया, मतलब बेसिक बिजनेस का मतलब ये हो गया कि भाई वो अपना ऑपरेशन चलाए, कस्टमर को संभाले, स्टाफ को संभाले, बाकी चीजें जो भी ऊपर के डिसीजन है इन्वेस्टर साइड के हो गए, या मतलब ऑपरेशन चलाने में वो चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें एंजल इन्वेस्टर का कोई रोल भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बैलेंस शीट क्या बन रही है, फाइनेंशियल्स कैसे चल रहे हैं, दिख कैसे रहे हैं, टैक्सेस कंप्लायंस प्रॉपर्ली हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, अकाउंटिंग सही चल रही नहीं चल रही है, इन्वेस्टर्स क्या, ये सब चीजें बेसिकली आप चूंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं इसलिए इसको क्लोजली मॉनिटर कर भी पाते होंगे। लेकिन मेरा कहना ये है कि वो एंजल इन्वेस्टर क्या करें जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में बैकग्राउंड से नहीं है। एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। एक स्टार्टअप से हम डिस्कस कर रहे थे, हमने इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें, और डिस्कस कर रहे थे कि अब वो है मोबाइल रिफर्बिश करके खरीदते, रिफर्बिश करके सेल करते हैं। सो उनका डिस्कशन चल रहा था कि वो अभी लार्जली B2B में है, तो वो रिटेलर्स को बेचते हैं मोबाइल, रिटेलर्स आगे कंज्यूमर्स को बेचते हैं। सो क्या B2B में एक्सपांड किया जाए या B2C में जाया जाए, रिटेल स्टोर्स खुद के खोल के आप सेल करें। अब उसमें इन्वेस्टर्स आते हैं, कई इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि नहीं B2C में ही लगेगा, कई इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि नहीं मेरा पैसा वर्किंग कैपिटल में नहीं जाना चाहिए। वर्किंग कैपिटल आप बैंक लोन लीजिए, तो अगर आपको B2B में एक्सपांड करना है तो आपके रिलेशन चाहिए, आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, बैंक से लीजिए, मैं नहीं दूंगा। सही बात है। सो आप B2C में जाएंगे तो मैं दूंगा, B2B में मैं नहीं दूंगा। सो ऐसे कई सारे उसके थॉट्स आते हैं। तो जो CA नहीं है, जो जिनका जो स्ट्रेंथ है वो उसमें गाइड करते हैं। अच्छा। बट मैं आपको फिर भी बताता हूँ कि ऑल्दो हम CA है, बिकॉज हमने 40 स्टार्टअप्स देखे हैं, हमने 100 से ज़्यादा फाउंडर्स से बात की है जिनके अच्छे स्टार्टअप्स हैं, और रेगुलर चलते रहते हैं सब डिस्कशंस, इसीलिए थोड़ा अपने फील्ड से बियॉन्ड भी थोड़ा आपको समझ में आने लगता है। ओके। आज आप कोई भी फील्ड के स्टार्टअप को ले आइए, आई विल नो क्या क्वेश्चंस उसे पूछना है टू अंडरस्टैंड कि वो सही कर रहा है नहीं कर रहा है, और उसे कैसे गाइड किया जाए। सो इस स्टार्टअप में भी चाहे वो क्वेश्चन B2B और B2C का है, जो मेरा फील्ड नहीं है, फिर भी मुझे पता है कि कैसे करना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली मेरा ये मानना है कि जैसे हम बोलते हैं आपके मसल्स, आपके बाइसेप्स ट्राइसेप्स दिखाने में अच्छे लगते हैं, पर आपको खड़े रहने के लिए बैकबोन की जरूरत है। सही कह रहे हैं। एंड फाइनेंस इज बैकबोन। अब आपको पैसा कहाँ लगाना है, B2B में लगाना है, B2C में लगाना है, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपके पास पैसे कितने हैं। B2C में जाने के लिए बहुत पैसे चाहिए, बहुत पैसे चाहिए। अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है तो पहले आप B2B को बढ़ाइए, वहाँ पे आप अच्छे से प्रॉफिट करिए, चीज़ें करिए, फिर नेक्स्ट राउंड पे हायर वैल्यूएशन पे ज़्यादा पैसे उठाइए, फिर आप B2C में जाइए। या आपके पास अगर एक बिटवीन में हो, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, तो आपको कैसे पैसों को स्प्लिट करना चाहिए, कितना B2B में डालेंगे, कितना B2C में डालेंगे, कितना वर्किंग कैपिटल में डालेंगे, कितना एक्सपेंशन में डालेंगे, ये सब आता फिनेंस से ही है। सो इवेंचुअली आपके हर डिसीजन का बैकबोन फिनेंस है, और इसीलिए आपके चाहे कोई भी डिसीजन हो उसमें फिनेंस ऑलवेज विल बी अ पार्टिसिपेंट। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जैसे आपने बताया कि एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर और स्ट्रेटजिक इन्वेस्टर, मतलब ये क्या, मतलब क्या डिफरेंस रहता है दोनों में, क्या?
सो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होता है जो अपने बिजनेस से कनेक्टेड कोई स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है, उसका कोई अल्टीरियर मोटिव होता है वो स्टार्टअप के प्रोडक्ट से रिलेटेड, rather देन मैं अपने इन्वेस्टमेंट, तो फाइनेंशियल इन्वेस्टर बहुत इजी है, मैं इन्वेस्ट करूंगा उस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आएगा, है ना। स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर ये सोचता है कि उसके जो स्टार्टअप का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को मैं कैसे अपने प्रोडक्ट के साथ यूटिलाइज कर लूँ। सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कई बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ है, हर इंडस्ट्री में मतलब हर बड़ी कंपनी में आज एटलीस्ट टॉप 100 कंपनीज में एक सेक्शन होगा, आज एक टीम होगी जो स्टार्टअप स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करती होगी, बड़ी बड़ी कंपनीज है ना। वो ये देखती है कि मेरे पास ऐसे कोई, क्योंकि देखिए बड़े कंपनीज को इनोवेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वेरे स्टार्टअप नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स निकालते रहते हैं, इनोवेटिव प्रोसेसेस, इनोवेटिव सिस्टम्स, एआई, ये सब स्टार्टअप में ही आ रहे हैं, है ना। सो ये बड़ी कंपनीज ये देखते हैं कि कोई स्टार्टअप अगर ऐसे फील्ड में काम कर रहा है, ऐसे फील्ड में इनोवेटिव प्रोडक्ट ला रहा है या एआई ला रहा है या प्रोसेस ला रहा है जो मेरे कंपनी में काम आ जाए, सो मैं उस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करूं और मैं उसके प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज कर लूं, या फिर मैं अपने प्रोडक्ट्स को अपने कॉम्पिटिटर्स तक ना पहुंचने दूं उस स्टार्टअप के प्रोडक्ट को, इवेंचुअली वो स्टार्टअप को मैं एक्वायर कर लूं, आज नहीं तो 3 साल बाद, 5 साल बाद मैं उसको एक्वायर करके मर्ज कर लूं। तो इन अ वे फाउंडर पैसा बना लेगा पर वो उतना ग्रो नहीं हो पाएगा। तो अगर फाउंडर ये चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट, कई बार पैशनेट होते हैं फाउंडर सारे, है ना, सो मेरा प्रोडक्ट मैं सब तक पहुंचाऊं, एक कंपनी तक लिमिटेड ना रहूं, एक यूसेज तक लिमिटेड ना रहूं, मुझे बड़ी कंपनी बननी है, सो वो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट ना ले। पर अगर कोई ये फाउंडर ये सोचता है कि नहीं मुझे पैसे मिल जाए फिर मैं नई चीज़ कर लूँगा, तो कई बार वो फाउंडर्स एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा चीज़ें करते रहते हैं, वो फाउंडर स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट लेके एग्जिट कर सकते हैं। तो आनंद जी मुझे ये और बताइए कि एक स्टार्टअप है, वो अगर एंजल इन्वेस्टिंग के लिए किसी के पास जाना चाहता है तो उसको क्या क्या प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए एक एंजल इन्वेस्टर को इम्प्रेस करने के लिए जिसको वो जानता भी नहीं है। सो मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं कई प्लेटफॉर्म्स के लिए मैं स्टार्टअप सिलेक्शन भी करता हूँ, ठीक है। सो मेरा ये मानना है कि फाउंडर्स को, एक स्टार्टअप को इन्वेस्टर के माइंडसेट से ये सोचना चाहिए कि वो क्या देखता है। सो अभी आपने आपके प्रीवियस पॉडकास्ट जो आप बता रहे थे, मैंने भी सुना है, प्रोफेसर साहब का पॉडकास्ट बहुत अच्छा था। सो उन्होंने कई चीज़ें बताई कि वो क्या देखते हैं एक स्टार्टअप में। अब फाउंडर उसी का उल्टा करे, वो देखे कि इन्वेस्टर ये देख रहा है तो मैं डेक में वो सारी चीज़ें डालूं जो इन्वेस्टर देखना चाहता है। ग्रेट। सो इफेक्टिवली वो आपका जब डेक बनेगा, आपको ये ध्यान रखना है कि उस डेक में आप मार्केट साइज कवर कर लें, आप आपका जो कस्टमर है वो क्या चाहता है और आप उसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो कवर कर लें, ठीक है, ठीक है। फिर आप अपने कॉम्पिटिटर्स में आपका क्या मोट है, मोट इन द सेंस आपका क्या यूएसपी है, यूनिक प्रपोजिशन क्या है, आप वो कवर कर लीजिए जी, ठीक है। सो इफेक्टिवली जो जो एक इन्वेस्टर देखना चाहता है एक स्टार्टअप में, आप वो पॉइंट्स कवर कर लेंगे अगर इफेक्टिवली इन योर डेक, इन योर प्रेजेंटेशन, इन अ वे कि मुझे समझ जाए, वो डेक देखते से ही समझ जाए। देखिए जैसे हम ऑलरेडी अपने कामों में बिजी रहते हैं जी, एंजल इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमें टाइम इतना नहीं मिलता कि हम एक एक डेक को, क्योंकि इतने सारे आजकल सोशल मीडिया पे लोग देख लेते हैं कि कौन एंजल इन्वेस्टिंग कर रहा है और उन्हें ईमेल्स भेज देते हैं। सो इतने सारे डेक्स आते हैं, आप एक डेक पे कुछ मिनटों से ज़्यादा आप नहीं स्पेंड कर पाते। सही बात है। सो आपको स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट अपने पहले 2 या 3 स्लाइड में आपको कवर करने हैं, और इस तरीके से वो पहले 2-3 स्लाइड में अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट को कवर करने हैं कि वो इन्वेस्टर वो देख के, एक तो देखते से ही समझ जाए, मतलब आप बहुत ज़्यादा टेक्स्ट डाल देंगे तो समझेगा नहीं, है ना। सो देखते से ही समझ जाए और वो हुक हो जाए कि आपका पूरा प्रेजेंटेशन उसे देखना ही है, उसे आपसे बात करना ही है। कई स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जो इतना टेक्निकल हो जाते हैं चीज़ों को लेके कि वो टेक्निकल में वो आप ये वो नहीं समझ पाते कि इन्वेस्टर को उसमें इंटरेस्ट नहीं है उतने टेक्निकल में। फर्स्ट स्लाइड में, फर्स्ट डेक में या फर्स्ट इंटरेक्शन में आप उतना टेक्निकल होने की जरूरत नहीं। एक्चुअली ये ऐसे ही फाउंडर होते हैं ना जो प्रोडक्ट तो अच्छा बना सकते हैं, मतलब बिजनेस सेंस नहीं है लेकिन। करेक्ट। तो दोस्तों समझ रहे हैं ना आप, एंजल इन्वेस्टर भी आप ही की तरह इंसान है। बिजनेस सेंस लगा के अगर आप भेजेंगे, और एंजल इन्वेस्टर के बहुत पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, वो भी ऐसे स्टार्टअप खोज रहा है जिसमें वो वास्तव में इन्वेस्ट कर सके। यहाँ जरूरी नहीं है कि आपकी जान पहचान है या नहीं है, आपका आइडिया समझ में आएगा तो वो जरूर इन्वेस्ट करेगा।
और आप अपनी पिच डेक को इस तरीके से बनाइए या उसको मैसेज ये कम्युनिकेट करिए कि आप उसका सपोर्ट चाहते हैं। फंडिंग तो बाद की बात है, अगर उसका सपोर्ट भी आपको मिल गया ना तो आप समझ लीजिए आपने आधी जंग तो जीत ली। क्यों आनंद जी, मैं सही कह रहा हूँ? एकदम सही बोल रहे हैं। तो आनंद जी बेसिकली ये बताइए, जैसे आप लोग जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो जैसे आप बोल रहे थे कि भाई एक एग्जिट के लिए कहीं ना कहीं पॉइंट रहता है, तो मतलब वो एग्जिट स्ट्रेटजी एंट्री पॉइंट पे ही आप डिसाइड करते हैं या वो ड्यूरिंग द या कोई ऐसी स्टेज है जिस पे आप लोगों की एग्जिट स्ट्रेटजी डिसाइड होती है? नहीं, देखिए, एग्जिट स्ट्रैटेजी अगर कोई पहले बोलता है कि मैं पहले ही डिसाइड करता हूँ तो गलत है। ठीक है, एग्जिट होती कैसे है? दो तरीके से होती है। एक, या तो VCP, आप नेक्स्ट सीरीज A B C चढ़ते जाएंगे और तब जाके एक पॉइंट ऐसा आएगा, सीरीज A B C, कभी एक पॉइंट आएगा जब इन्वेस्टर बहुत पैसा डालना चाहेगा। वो चाहेगा कि मैं 15% 20% कंपनी का लूँ, बट फाउंडर बोलेगा कि मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए, मुझे इतना डाइल्यूशन नहीं करना है। तो वो क्या करेगा कि जो बाकी इन्वेस्टर है उनको बोलेगा कि आप पैसे लेके आप एग्जिट हो जाइए। ठीक है, वैसे आता है एग्जिट। नाउ एग्जिट या तो ये आएगा या तो कोई कंपनी को एक्वायर कर लेगा। यही दो तरीके हैं। कोई एक्वायर कर लेगा तो बाकी शेयर होल्डर्स को आउट कर लेगा। नाउ आज मुझे नहीं पता कि वो क्या होगा, दोनों हो सकता है, या हो सकता है कि कोई कंपनी ऐसी है जिसमें आगे फंडिंग ना हो, उसका तो सिर्फ एक्विजिशन ही हो सकता है, या मैक्सिमम कंपनीज आती है जिनका दोनों हो सकता है। आज मुझे नहीं पता। आज मुझे क्या जज करना है? आज मुझे ये जज करना है कि क्या ये कंपनी इतनी बड़ी हो सकती है कि इसमें VC पैसा डाले, फिर प्राइवेट इक्विटी पैसा डाले और ये बढ़ते जाए। क्या मार्केट इतना बड़ा है? क्या इसका डिमांड इतना ज़्यादा है? क्या फाउंडर में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो वहाँ तक खींच ले जाए? ये चीज़ें मुझे असेस करनी है। अगर वो बढ़ेगा तो उसमें फंडिंग भी आएगी, फंडिंग आएगी तो मुझे एग्जिट भी मिल जाएगा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि एंजल इन्वेस्टर को एग्जिट पे शुरुआत में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टार्टअप आते हैं ऐसे कि सर वो इन्वेस्टर से बात तो करी थी लेकिन वो एग्जिट स्ट्रेटेजी के बारे में पूछ रहा है। मैं उसके बारे में क्या बताऊं? या तो वो इन्वेस्टर की गलती है, ये समझना, क्योंकि आज देखिए फाउंडर का काम क्या है? फाउंडर का एक ही काम होना चाहिए कि आप बिजनेस को इतना बड़ा कर दो, इतना बड़ा कर दो कि आप लिस्टिंग तक जा सको, या आप एम वही होना चाहिए जी, आप चलते जाओ और बड़े करते जाओ। बिल्कुल। एग्जिट अपने आप आएगा, है ना। आप बड़े हो गए तो आपको फंड्स की जरूरत पड़ेगी, फंड्स की जरूरत पड़ेगी तो अपने आप पुराने इन्वेस्टर्स को एग्जिट मिलेगा। सो इन्वेस्टर का इंटेंशन सिर्फ ये होना चाहिए कि क्या ये बढ़ सकता है, इतना बड़ा हो सकता है कि शायद ये IPO तक चला जाए। अगर वो वहां तक जाएगा तो मैं चाहे उसके साथ रहूं ना रहूं IPO तक, ठीक है, बट मुझे एग्जिट मिल जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, इन्वेस्टर्स में लालच बहुत होता है ना। सो आज मैंने आज इन्वेस्ट किया, 1.5 साल 2 साल बाद वो नेक्स्ट राउंड करता है तो कई स्टार्टअप्स में आ जाता है कि पुराने इन्वेस्टर्स को अगर एग्जिट लेना है तो ऑप्शन मिल जाता है जी। इन्वेस्टर सोचा यार मेरा पैसा 1.5 साल 2 साल में 2 गुना हो गया, मैं और रहूंगा तो शायद 10 गुना हो जाएगा, सो वो एग्जिट नहीं लेता है। ठीक है, मैंने ऐसे कई स्टार्टअप्स देखे हैं जो ऐसे पहले 2-3 बार ग्रो होंगे और फिर धप करके जीरो। इसीलिए मैंने एक अपना डिसीजन लिया है, एंड मेरा हमेशा रहता है कि सब ये रखे ऐसा ही कि जब आपको एग्जिट मिलता है पार्शियल एग्जिट लेते चलिए। ओके, पूरा एग्जिट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बट थोड़ा थोड़ा एग्जिट लेते चलिए ताकि आपका एक सिक्योरिटी एक सेफ हो जाए कि हाँ मेरा धीरे धीरे कॉस्ट निकल जाए, फिर प्रॉफिट बचे और धीरे धीरे प्रॉफिट। क्योंकि अगर आपको लगता है कि वो ग्रो होगा तो भी आपको थोड़ा सेफ चलना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप्स में मतलब 1 और 0 होता है सीधा, या तो सक्सेस या तो फेलियर जी। आपका मार्केट जैसा नहीं है कि 10% 20% गिरा और आप एग्जिट कर जाओगे। या तो गिरेगा तो 0 हो जाएगा, या तो बढ़ेगा तो मल्टीपल्स में जाएगा। इसीलिए हर मौके पे आप कुछ एग्जिट लेते हुए चलिए आगे, क्योंकि स्टार्टअप को शुरुआती सफलताएं तो कई बार मिल जाती हैं, हाँ, लेकिन एक बड़े स्केल पे आने के बाद फाउंडर में भी वहाँ कैपेबिलिटी ना दिखा पाए या ऐसा कुछ भी हो, कई कारणें होते हैं। मैं आपको बताता हूँ जो मैंने कारणें देखी है। मार्केट चेंज हो गया, जैसे कोविड में कई स्टार्टअप्स बहुत सारे डूब भी गए, कई स्टार्टअप बूम भी हो गए, क्योंकि आप घर से ऑर्डर कर रहे हो। तो कई स्टार्टअप जो D2C थे वो बहुत अच्छा कमा रहे थे, और कई स्टार्टअप्स थे जो फेल हो गए। अब जैसे ही कोविड खत्म हुआ, 1 साल निकला,
फिर से लोग वो एक्सपीरियंस के लिए जाने लग गए रिटेल शॉप्स में, सुपरमार्केट्स में, कि मुझे छू के देख के प्रोडक्ट्स लेने हैं, मुझे ऑनलाइन नहीं ऑर्डर करने। कई लोग ऐसे हो गए। D2C कंपनीज में बहुत बड़ा हिट आया है, उसमें कई फेल हो गए उसके बाद जी बिल्कुल कोविड के 1-1.5 साल 2 साल में। तो जब तक कोविड चल रहा था ग्रो हो रहे थे, मल्टीपल्स दे रहे थे। जैसे ही मार्केट में लोग जाने लग गए, फिजिकली टच एंड फील करके खरीदने लग गए, कंपनीज फेल हो गई, आपका सीधा जीरो हो गया। उसके बाद कोई नहीं खरीदेगा आपका। सो इसीलिए आप एग्जिट करते चलिए। लेकिन मैं जैसे वैल्यूएशन के काम करता हूँ, मतलब मेरे पास बेसिकली इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास, लेकिन मैं बहुत सारी कॉर्पोरेट्स में ये देखता हूँ उनका जो एग्रीमेंट टर्म शीट होती है उसमें डिफाइंड होता है कि भाई आप इसको एग्जिट कराएंगे विद IR रिटर्न ऑफ X%। तो वो मतलब क्या उसमें तो ऑलरेडी वो एंजल इन्वेस्टिंग में जनरली नहीं होता है, वो आपका होता है प्राइवेट इक्विटी तक जाते जाते। सो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर का एक ही होता है एग्जिट, IPO। उसके बाद कोई और एग्जिट नहीं है। जैसे मेरे पास एज ए एंजल इन्वेस्टर VC आएगा तो भी एग्जिट मिलेगा, PE आएगा, प्राइवेट इक्विटी आएगा तो भी एग्जिट मिलेगा, या मैं IPO तक रुकना चाहूँ तो भी मिल जाएगा। प्राइवेट इक्विटी प्लेयर इस पूरे प्रोसेस में ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे है, उसके बाद सीधा IPO ही है। अब IPO नहीं आएगा तो कंपनी फेल हो जाएगी, मतलब उसका एग्जिट कहाँ से मिलेगा उसे। सो वो क्या बोलता है कंपनीज को कि या तो आप मुझे एक IRR पे एग्जिट दे दीजिए 3 साल 5 साल में, या तो आप 3 से 5 साल में IPO लेके आइए। 2 ही ऑप्शन है। अगर आप IPO नहीं लाएंगे तो मैं ये शेयर आपको खरीदना ही पड़ेगा एट X IRR, जो भी IRR है। और एक्चुअली इससे इशू भी होते हैं और लोग सोचते नहीं हैं। आज जब प्राइवेट इक्विटी में आज आपने लिया तब तो आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। उसमें ये सारे शेयर्स जो होते हैं ना, इक्विटी शेयर्स नहीं होते, ये होते हैं CCPS, कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में इक्विटी ट्रेड होते हैं। हाँ बिल्कुल। अब जब आप मेन बोर्ड पे IPO के लिए जाते हैं, SME बोर्ड नहीं, मेन बोर्ड पे IPO के लिए जाते हैं, आपको IND AS, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IND AS बोलते हैं, जो IFRS इक्विवेलेंट है, वो अडॉप्ट करना रहता है। और पिछले 5 साल का बैलेंस शीट आपको रीस्टेट करना रहता है, 3 से 5 साल का डिपेंडिंग ऑन। सो जब आप वो रीस्टेट करते हैं तब ये शेयर्स, जिसमें ये इसे हम बोलते हैं पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन होता है कि प्राइवेट इक्विटी प्लेयर कंपनी को बेच के एट पर्टिकुलर IRR 30%, 25% IRR पे बेच के निकल जाए। सो ये प्रेफरेंस शेयर्स बन जाते हैं लायबिलिटी। ओके। और इसे फेयर वैल्यू किया जाता है। ओके। और ये फेयर वैल्यूएशन में कई कंपनीज का पूरा इक्विटी जीरो हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और इसका इतना बड़ा इशू हो जाता है बिकॉज कोई बैंकर आपको लोन नहीं देगा। उसके बाद आप गवर्नमेंट टेंडर्स में जाते हैं तो आपको टेंडर्स नहीं, क्योंकि नेटवर्क खत्म हो गया आपका। सो अगर ये स्टार्टअप्स पहले से प्लान करें ये एग्जिट ऑप्शंस ऑफ प्राइवेट इक्विटी प्लेयर, तो ये बच सकते हैं। वरना इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत होता है। जो आज कंपनीज जिन्होंने 5 साल पहले 3 साल पहले प्राइवेट इक्विटीज उठाए, वो आज वो भुगत रहे उस चीज़ को। लेकिन मतलब वो IPO पे जा रहा है तो वो चीज़ें तो ऑलरेडी उसकी फिल्टर हो ही जाती है ना भाई। वो उस लेवल पे पहुंच गया कि उसको IPO लाना है और चीज़ें लानी है, तो उसको कहीं ना कहीं एक बैंक की फंडिंग की या और जो सपोर्ट चाहिए वो कहीं ना कहीं उसकी रिक्वायरमेंट भी तो ख़त्म हो जाती है। नहीं, ख़त्म नहीं होती। मुझे ये लगता है हर कंपनी को डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन करके चलना चाहिए। छोटे स्टार्टअप्स को डेट नहीं मिलता है, मतलब बैंक्स नहीं देती, ठीक है। बट जैसे जैसे प्राइवेट इक्विटी प्लेयर आता है, बैंक्स का भी उस पर ट्रस्ट बढ़ता है, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फंडिंग शुरू कर देती है बैंक्स। सो आपके पास डेट भी है, इक्विटी भी है, क्योंकि खाली इक्विटी प्लेयर के पैसों से आप रहेंगे तो कॉस्टली बहुत होता है आपको, क्योंकि आपको आपका डाइल्यूट करना पड़ेगा। जितना आपको बैंक फंडिंग आप ले सकते हो उतना बैंक फंडिंग लेना चाहिए, ताकि आपका डाइल्यूशन कम हो, आपकी कंपनी का वैल्यूएशन उतना बढ़े, इक्विटी होल्डर्स भी खुश रहे और बैंक भी खुश रहे। एक चीज़ और बताइए, कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे एंजल इन्वेस्टर है, एक इंडिविजुअल एंजल इन्वेस्टर, उसने इन्वेस्ट किया, उसका स्टार्टअप ग्रो हो गया, एक अच्छे लेवल पे पहुंच गया, उसके अंदर आज की डेट में अच्छे PE इन्वेस्ट कर रहे हैं, इवन म्यूचुअल फंड हाउसेज भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो दे कैन एग्जिट द एंजल इन्वेस्टर कि भी आप उसको एग्जिट करिए, अब आप कॉर्पोरेट लेवल में आ जाइए, अच्छे अच्छे इन्वेस्टर को अप्रोच किए, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर को अपनी शेयर होल्डर सीट में मत रखिए। देखिए, ये थोड़ा ना इशू या थोड़ा मतलब इसीलिए
हमेशा ये गाइडेंस दी जाती है कि आप समझदार एंजल इन्वेस्टर्स को अपने बोर्ड पे लाइए, हर किसी को अपने बोर्ड पे मत लाइए। क्या होता है इंडिया में, आप जो एंजल इन्वेस्टर्स है, जो आपके कैप टेबल पे जिनके पास इक्विटी शेयर्स है, आप उनको बाहर नहीं कर सकते, फोर्सफुली बाहर नहीं कर सकते। अब ये एंजल इन्वेस्टर्स की समझदारी है और स्टार्टअप की समझदारी कि दोनों के चाहते हैं कि कंपनी ग्रो हो। अब कंपनी ग्रो तभी होगी जब प्राइवेट इक्विटी प्लेयर आएगा। प्राइवेट इक्विटी प्लेयर अपने साथ एंजल इन्वेस्टर्स को नहीं रखना चाहते, वो नहीं चाहते वो कॉम्प्लिकेशन। क्योंकि मैंने ये चीज़ें जनरली मतलब मैं वैल्यूएशंस में लिया तो काफ़ी जगह फेस किया, क्योंकि उनकी तरफ से आता है कि भाई मैंने तो आपकी कंपनी में तब इन्वेस्ट किया था जब आपको कोई जानता नहीं था, सही बात है, लेकिन आज आप ग्रो कर गए और फंडिंग मिल गई और आपको और जगह से सपोर्ट मिल रहा है, तो आप मुझे कहीं ना कहीं एग्जिट करवा रहे हैं। देखिए आप इमोशनली ये बोल सकते हैं, बट प्रैक्टिकली आप सोचिए, अगर प्राइवेट इक्विटी प्लेयर नहीं चाहता एंजल इन्वेस्टर्स आए तो दो ही चीज़ हो सकती है, ठीक है। या तो आप प्राइवेट इक्विटी प्लेयर को आने दीजिए और आप एग्जिट ले जाइए, आपने भी अच्छा कमा लिया है, आप स्टार्टअप को ग्रो होने दीजिए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि एज ए एंजल इन्वेस्टर हमारी जिम्मेदारी है कि स्टार्टअप ग्रो हो, वो आईपीओ तक भी पहुंचे और हमें बाद में अच्छा लगे कि हमने उसे तब पैसा दिया था जब वो छोटा था, आज वो देखो आईपीओ तक पहुंच गया, लिस्ट हो गया, बड़ी कंपनी हो गया। या फिर वो इस जिद पे अटका रहे कि भाई मैं आपके साथ चलता रहूँगा, हम ऐसा प्राइवेट इक्विटी प्लेयर ढूंढेंगे जो मुझे चलने दे, जो मुश्किल है। और इस सेटअप से मोस्टली जाके वो स्टार्टअप फेल हो जाना है, क्योंकि प्राइवेट इक्विटी प्लेयर मिलना नहीं है तो आप ग्रो कैसे होंगे। तो बेसिकली वो एक सेटिस्फेक्शन आप में आना चाहिए, और मतलब आपको बेसिकली वही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचना चाहिए कि भाई हम एक स्टार्टअप के लिए हर्डल ना बने, करेक्ट, और कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ के हिसाब से भी हम उसको करेक्ट। इन्वेस्टर की मैच्योरिटी पे बहुत डिपेंड करता है वो इमोशनल डिसीजन तो बहुत, बात तो सही ये है। पेरेंट और बच्चे वाला रिलेशनशिप है। देखिए एक बार वो बच्चा कॉलेज में आ जाए या इवेंचुअली वो नहीं चाहेगा कि रोज आप उसको गाइड करते रहे, टोकते रहे, वो बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही स्टार्टअप की स्टोरी है कि आपको उसको लेट गो करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आपने उसको बड़ा कर दिया, आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो जिंदगी भर आपकी सेवा करे। मतलब प्रैक्टिकली मैंने देखा है कुछ ऐसे मतलब स्टार्टअप्स में, मतलब इन्वेस्टर की मैंने फीडबैक ली कि बेसिकली वो एक एक्स वैल्यूएशन में फिर वो एग्जिट कराते हैं कि भाई मैंने देखो इन पे उस टाइम पैसा लगाया था, आज ये मेरी वजह से। बचपने वाली बात है, जैसे गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, ये हो गया वो हो गया ये वो वाली बात हो गई है। तो बस ठीक है, दैट्स मतलब आपका फीडबैक अच्छा है कि भाई दैट्स कि भाई हाँ उसको कहीं ना कहीं अपनी परसेप्शन में चेंज करने की ज़रूरत है। तो आनंद जी बेसिकली ये बताइए कि जैसे आप आईएफआरएस का काम कर रहे हैं, अच्छे कॉर्पोरेट्स को भी गाइड कर रहे हैं, स्टार्टअप्स को भी एक जो चैलेंज आता है आईएफआरएस का उसके लिए गाइड कर रहे हैं, आप इंस्टीट्यूट की गाइडेंस में भी जुड़े हुए हैं आईसीआई के साथ आईएफआरएस के लिए, तो वो इस जर्नी में कैसे हेल्प करता है और क्या क्या चीज़ें की पॉइंट्स है जो आप ऑडियंस को बताना चाहते हैं? पहले मैं आपको ये बता दूं मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने कई किताबें लिखी हैं इंडेस के ऊपर। मैं इंस्टीट्यूट आईसीआई जो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की प्रीमियर बॉडी है, उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड पे हूँ पिछले 10-12 सालों से, जो ये सारे स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। और मैं लेक्चर्स भी देता हूँ इंडेस के ऊपर। अब इसका स्टार्टअप्स में क्या है, स्टार्टअप्स में जब ये बड़े हो जाते हैं, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स आ जाते हैं, अच्छा पैसा आ जाता है, नेटवर्थ बन जाता है, या लिस्टिंग के लिए जाने जाते हैं, ये दो में से एक क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो उन्हें इंडेस लग जाता है। अब इंडेस जब अप्लाई हो जाता है तब उसमें जो कॉमन 2-3 इश्यूज है वो मैं आपको बताता हूँ। एक इशू ये है कि आपको जो सीसीपीएस के थ्रू आप शेयर्स पैसा रेज करते हैं, आप इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा रेज नहीं करते। सीपीएस भी आ गया और सीसीडी भी इसी में कवर होता है। सीसीडी में डेट, स्ट्रक्चर्ड डेट है तो सीसीडीज आ जाती है, वरना जनरली सीसीपीएस प्रेफर करते हैं सारे इन्वेस्टर्स। उसका रीज़न ये है कि नॉर्मल इक्विटी शेयर्स में आप कई कंडीशंस नहीं लगा पाते हैं, वेरएज सीसीपीएस में आप शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में बहुत सारी कंडीशंस आप इंक्लूड कर पाते हैं। कई स्टार्टअप्स में मैंने इक्विटी शेयर्स में भी उन्होंने शेयर होल्डर एग्रीमेंट एसएचए जो बोलते हैं, उनमें मैंने देखा है कि कई कंडीशंस हो जाते हैं एग्जिट के। अब इसके वजह से आपका इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर सीसीपीएस ये सब लाइबिलिटीज बन सकते हैं। इक्विटी शेयर्स भी लाइबिलिटी आ जाएगी, आपकी प्रेफरेंस शेयर्स भी लाइबिलिटी आ जाएगी, और फिर आपका नेटवर्थ पे इम्पैक्ट आ जाएगा। एक तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर इसको आप स्टार्टिंग से प्लान करके नहीं चलेंगे तो ये आपको प्रॉब्लम आना ही है, और सब स्टार्टअप को लिस्टिंग तक जाना ही है तो ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है।
दूसरा प्रॉब्लम आता है रेवेन्यू, बिकॉज स्टार्टअप्स आजकल तो चलो एबिटा मल्टीपल पे आ गए हैं, बट रेवेन्यू मल्टीपल भी कई इंडस्ट्रीज में यूज होता है आज। अब रेवेन्यू का क्या है, इंड एस में जिस हिसाब से रेवेन्यू को देखा जाता है वो थोड़ा डिफरेंट है जो नॉर्मल अकाउंटिंग से। जैसे कई प्लेटफॉर्म्स है, प्लेटफॉर्म्स पे यहाँ पे मेरा मतलब है कि जो खरीदते बेचते नहीं है वो खाली प्लेटफॉर्म देते हैं कि सेलर्स भी आए, मार्केट प्लेस जिसे हम बोलते हैं, सेलर्स भी आए, बायर्स भी आए और मेरे प्लेटफॉर्म पे खरीदी बेची करे और मुझे कमीशन मिलता है। अब वो प्लेटफॉर्म में ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स में जैसे हम जीएमवी बोलते हैं, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, जिसमें कितने की खरीदी बेची हुई उसका वैल्यू लगता है, बट इंड एस में उसे रेवेन्यू नहीं माना जाता है। रेवेन्यू सिर्फ आपके कमीशन इनकम को ही माना जाएगा। सो उससे आपका रेवेन्यू सीधा ही 5% 7% पे आ जाएगा जो आप 100% पे दिखा रहे हो। अब उसके बाद आपका पूरा ही आपका पीएनएल चेंज हो गया। सो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा आज जब आप सेटअप कर रहे हैं तब आपका इनकम क्या है ना। आपका इनकम क्या बेचने से आ रहा है या आपका इनकम कमीशन से आ रहा है। एक मैं आपको स्टार्टअप का एग्जांपल दूंगा। एक स्टार्टअप जो ईवी चार्जिंग स्टेशन बना रहे थे जिसमें बैटरीज थे। आप लाओ अपनी बैटरी पुरानी जो ख़त्म हो गई चार्ज, उसको अंदर डालिए, आपका नया बैटरी निकाल के आप ले जाइए, ठीक है। और ऐसे आप दिन में 3 बार 4 बार, अगर आप कमर्शियल व्हीकल में हो तो दिन में 3 बार करिए, अगर आप प्राइवेट व्हीकल में हो तो शायद हफ्ते में 1 बार होगा या 3 दिन में 1 बार होगा। अब इनका काम क्या था, इन्होंने लोगों को वो जो मशीन है, जैसे आपका एटीएम जितना मशीन था वो मशीन लोगों को आप बेच रहे हो, फिर वो लोगों ने अपने जगह पे कमर्शियल प्रेमाइसिस में वो मशीन सेटअप कर दिया जिसमें आप बैटरीज डालते हो, ले जाते हो उनको। फिर जो जिन्होंने खरीदा वो रेंट कमा रहे हो उस मशीन से, प्लस ये जो आप चार्जेस ले रहे हो रिचार्ज करने का, वो चार्जेस आप कमा रहे हो। अब क्वेश्चन ये था कि आपका रेवेन्यू क्या है। आपका रेवेन्यू में ओरिजिनल सेल वैल्यू आएगा प्लस जो थोड़े से रिचार्ज के चार्जेस है वो आएंगे, या फिर आपके रेवेन्यू में वो रेंट भी आएगा जो जिसने खरीदा है वो चार्ज कर रहा है। सो किस लेवल पे ग्रॉस अप होगा या किस लेवल पे नेट होगा। और ये आंसर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अलग आते हैं, इंड एस में अलग आते हैं। आपका रेवेन्यू हिल जाएगा, आपका एक्सपेंसेस हिल जाएंगे, आपका एबिटा हिल जाएगा, तो कई चीज़ें आपकी हिल जाती है। इस वजह से आप जो डिस्काउंट्स देते हो उससे भी आपका रेवेन्यू हिल जाता है, तो रेवेन्यू का पूरा कंप्यूटेशन चेंज हो जाता है। इसलिए गाइडेंस सिर्फ ये है मेरी आज कि जो भी स्टार्टअप्स ये सब आप जो एग्रीमेंट्स में घुसते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में घुसते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स के साथ हो, चाहे कस्टमर्स के साथ हो, चाहे वेंडर्स के साथ हो, आप थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करिए, इसको इस तरह स्ट्रक्चर करिए कि आगे जाके इंड एस में भी आपको इसकी तकलीफ ना आए। कैश बर्न करके पहले ऑडियंस क्रिएट करना और फिर बाद में प्रॉफिट की सोचेंगे, मतलब आजकल देखते हैं हम। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, फायदा या तो सबको होना है या किसी को नहीं होना है, क्योंकि हम वही बोट में, बोट डूबेगी तो सब डूबेंगे, बोट नहीं डूबेगी तो सब निकल जाएंगे, पार हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि आप पैसा किस घोड़े पे लगाना चाहते हैं, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंडेबली पहले कुछ साल चाहे कोई भी बिजनेस हो वो लॉस करता ही है, ठीक है। आगे जाके प्रॉफिट आएगा, उस उम्मीद में आप लॉस करते हो कि आगे जाके प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अब इसमें ये पॉइंट है कि आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना है और उस कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू कितना है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें इशू क्या होता है कि आपको ये कंटिन्यूस मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको दिखता है कि कस्टमर कॉस्ट इज लोअर देन लाइफ टाइम वैल्यू, मतलब आप कस्टमर से जितना वैल्यू ले पाएंगे उससे कम है उसको ऑनबोर्ड करने का कॉस्ट। बट जैसे जैसे आप मार्केटिंग में खर्चा करते रहेंगे ना, कई कंपनीज का ये रिवर्स हो जाता है और आपको ध्यान नहीं रहता है कि आप उसको चेक करते रहो हर थोड़े दिन में। आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इतना बढ़ जाएगा और लाइफ टाइम वैल्यू कम हो जाएगा। कई कस्टमर्स जल्दी चर्न करने लग जाते हैं, जैसे जैसे आप कंपनी बड़ी होती है आपके कस्टमर बेस बढ़ता है। स्टार्टिंग वाले कस्टमर्स तो शायद आपके साथ थोड़ा लॉन्ग टर्म रह लेते हैं, बट जब बेस बढ़ता है तब बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होता है जो जल्दी चर्न हो जाते हैं, तो आपका लाइफ टाइम वैल्यू कम हो गया। बिल्कुल। सो ऐसा ना हो कि आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्सीड्स या बढ़ जाए, लाइफ टाइम वैल्यू से भी बढ़ जाए। उस समय पे क्या होगा, आपका रिवर्स ट्रेंड, मतलब वो बोट डूबनी है। बिल्कुल। तो जब तक आपका वो मेंटेन हो रहा है कि कस्टमर से वैल्यू ज्यादा मिल रहा है और मेरा कॉस्ट कम लग रहा है, तब तक तो आप लॉस करते चलिए, ग्रो होते चलिए, ठीक है।
क्योंकि आपको दिख रहा है कि है ना टनल के उस तरफ लाइट है, ओके, हाँ दिख रहा है, जब तब तक आप कर सकते हैं लॉस, ठीक है। बट ये मॉनिटर करते रहना, हर बिजनेस अगर ये सोचे कि मैं लॉस कर करके ग्रो हो जाऊं, वो नहीं हो सकता। जब तक आपके स्टैटिस्टिक्स, आपके नंबर्स जब तक सब सही चल रहे हैं, तब तक ये फॉर्मूला चलता रहेगा कि लॉस में भी ग्रोथ है। ये इंसाइट आपने बहुत सही दिया, मतलब एक फॉर्मूला ही दे दिया आपने इसका कि भाई अगर टनल के उस पार रोशनी दिखाई दे रही है तो लॉस में भी चल रहे हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन लाइफ टाइम वैल्यू असेस करना एक अलग बात है और उसको रिकवर करना अलग बात है। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो चलो फिर भी कैलकुलेट कर सकता है, हाँ। हर महीने के महीने कर सकता है या ईयरली बेसिस पे कर सकता है, बट लाइफ टाइम वैल्यू एक इमेजिनरी सी फिगर है। सो लाइफ टाइम वैल्यू एस्टिमेटेड फिगर है, आपकी बात एकदम सही है। कॉस्ट तो मुझे पता है कि जो खर्चा लग रहा है कस्टमर एक्विजिशन का वो तो दिख रहा है। लाइफ टाइम वैल्यू एक एस्टिमेटेड फिगर होता है, बट वो एस्टिमेट हवे में नहीं होता है। अगर आपकी कंपनी पिछले 2-3 साल 4 साल 5 साल से ऑपरेट कर रही है, सो आपको पता रहता है कि कितने कस्टमर्स नए आए, कितने चले गए, जो कस्टमर्स पहले पिछले साल या 2-3 साल पहले आए और आज तक रहे, उन्होंने कितना अभी तक आपसे खरीदा है, उसका मेजरमेंट है और उस हिसाब से आप फ्यूचर एस्टिमेट करते हो। सो वो ट्रैकिंग पास्ट से ही आती है, एस्टिमेशन भी बेसिस पास्ट ही होता है। कई बार स्टार्टअप ये भी शिकायत करते हैं कि मतलब बड़ी कंपनियों के पास तो चूंकि डेटाबेस है कस्टमर का, हम शुरुआती कस्टमर कैसे लाएं, हमेशा एंजल इन्वेस्टर पर भी डिपेंड नहीं रहा जा सकता। उनका सपोर्ट लेके भी जरूरी नहीं है कि हम अपने कस्टमर एक्वायर कर ही लेंगे, क्योंकि मेरा हमेशा ये कहना होता है एक स्टार्टअप को कि यार जेब से पैसा कब तक लगाओगे, जल्दी से जल्दी ब्रेक इवन पे पहुंचो, ठीक है ना। ब्रेक इवन पे पहुंचने के बाद फिर सोचना अगला स्टेप अब क्या लेना है, उसके हिसाब से फिर फंडिंग प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर एक बार फंडिंग ले ली है तो पहले आपका टारगेट है ब्रेक इवन पे पहुंचना और प्रॉफिट पे पहुंचना, तब आप अगले राउंड की फंडिंग लो। तो इसको आप कैसे देखते हैं, मैं सही गाइड कर रहा हूँ या कुछ आप अपने हिसाब से कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? देखिए, दो चीज़ है। पहली चीज़ ये है कि एंजल इन्वेस्टर आपको पैसा देगा, सजेशन देगा, पर आप एंजल इन्वेस्टर पे रिलाई करके अगर बिजनेस ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। सही कह रहे हैं, ठीक है। ये वन ऑफ द कस्टमर्स हो सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, बट आपका कस्टमर तो लार्ज पब्लिक है, एंजल इन्वेस्टर नहीं है। सो पहली चीज ये, तो आप उनके बैक पे ग्रो होने का सोच रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। आपको अपने बलबूते पे ग्रो होना है। एंजल इन्वेस्टर सपोर्ट करेगा, पर आपके अंदर वो होना चाहिए कि मैं ग्रो कर पाऊँ, फर्स्ट। सेकंड, मुझे लगता है कि जब तक, जैसे मैं आपको बता रहा था कि कैक, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट और एलटीवी, लाइफ टाइम वैल्यू, ऐसे कई सारे केपीआईज होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो बताते हैं स्टार्टअप सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। वो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जब तक सही चल रहे हैं तब तक आप ग्रोथ देखिए। सी अगर आज में देखिए, जो भी फॉर्मूला होता है हर स्टार्टअप पे सेम नहीं लग सकता, हर इंडस्ट्री वाइज, स्टार्टअप वाइज अलग अलग होता है। अगर आज मैं ये सोच के स्लो डाउन हो जाऊं कि मैं पहले एबिटा लाऊं फिर मैं धीरे धीरे ग्रो करूं, उसमें रिस्क ये होता है कि कोई और कंपटीशन आके मुझसे बड़ा बन जाएगा। तो ये तो बात है ना। सो आपको ये बैलेंस करना पड़ेगा कि मैं कैसे ग्रो हो रहा हूं और कितना मैं। एक दो चीज़ें और आपको आइडिया देता हूँ। आपके जो फर्स्ट फ्यू कस्टमर्स होंगे जो आज तक आपके साथ है, या मार्केट्स होंगे जो आज तक आपके साथ है, क्या वो प्रॉफिटेबल है क्या बाय इटसेल्फ? कंपनी लेवल पे मैं लॉस होऊंगा, बट क्या वो फर्स्ट फ्यू मार्केट्स या फर्स्ट फ्यू मेरे रिटेल स्टोर्स या फर्स्ट फ्यू मेरे कस्टमर्स, वो आज प्रॉफिटेबल है क्या? अगर वो प्रॉफिटेबल है तो मैं लॉस में भी ग्रो हो रहा हूँ, ओवरऑल लॉस पे, वो ग्रोथ के लिए लॉस है, बट कंपनी प्रॉफिटेबल है। जिस दिन मैं ग्रोथ रोक दूंगा उस दिन मैं 6 महीने में, 8 महीने में प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। अगर ये आपका फॉर्मूला बैठ रहा है तो आप ग्रो करते जाइए लॉस पे, ओके, ठीक है। क्योंकि आज आप मार्केट कैप्चर कर लेंगे ना तो नया प्लेयर आने के पहले 10 बार सोचेगा। ये भी बात सही है। और आपका एक तरीके से अच्छा मार्केट सेट हो जाएगा और आप ग्रो करते रहेंगे। अगर आप रुक गए ना ग्रो करना कि मैं प्रॉफिट लूंगा फिर मैं ग्रो करूंगा, लेकिन ज्यादातर स्टार्टअप्स में मैंने ये देखा है फंडिंग हो जाने के बाद ना उनके डूबने के चांस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। रीजन उसके पीछे क्या है कि पैसा आ गया एक बार हाथ में, अब वो अपनी क्रिएटिविटी लगाना बंद कर देते हैं। जैसे कहते हैं ना, हमारा जो देश है वो जुगाड़ का देश है,
तो जब तक पैसा नहीं होता हाथ में तब तक जुगाड़ से कहानी चल रही होती है, खर्चे कम होते हैं। तो मैं हमेशा अपने स्टार्टअप्स को यही बोलता हूँ और यही समझाना चाहता हूँ आज, और चिल्ला चिल्ला के भी बोलना चाहता हूँ ये कि भैया अगर एक बार पैसा मिल गया है आपके आइडिया पर, आपके एंजल इन्वेस्टर ने आप पे भरोसा कर लिया है, तो ये मान के चलो कि उस पैसे से वहां तक काम चलाना है जब तक आपको दूसरा राउंड नहीं मिल रहा है। सो देखिए मेरा इसमें जो ख्याल है वो ये है कि दो चीज़ होती है। कई फाउंडर्स ये हो जाते हैं कि ओवरवेल्म हो जाते हैं कि मेरे पास 1, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ एक साथ आ गए, अब मैं क्या करूं। या तो मार्केटिंग में वो फूक देते हैं पैसा, खर्चे बढ़ जाते हैं, खुद की सैलरीज बढ़ा लेते हैं और ऑफिस नया ले लेते हैं, शोशा करने लगते हैं। बस 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 यही। सो इसीलिए उनके पास एक ऐसा सपोर्ट होना चाहिए फिनेंस साइड पे जो उनको टोकते रहे, उनको रोकते रहे, उनको बोलते रहे कि ये खर्चा नहीं करना है। मार्केटिंग करते समय आप ये ध्यान रखिए कि आपका कैक कितना बढ़ रहा है, आपका एलटीवी क्या हो रहा है। हर चीज़ पे आप ध्यान रखते हुए अगर आप करते रहेंगे ना तो सही चलेंगे। ऐसे रिसोर्स भी तो जल्दी से मिलते नहीं है ना इनको। हाँ, मतलब रियल बता रहा हूँ, इनको गाइड करने वाला कोई होता ही नहीं है ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इन्वेस्टर से पैसा लेने के बाद हवा में आ जाते हैं एकदम। और इन्वेस्टर भी टोकेगा ना तो भी मतलब वो तो डिपेंड करता है उनकी रिलेशनशिप पर और मैच्योरिटी लेवल पर। तो हालांकि वैसे तो कोई एंजल इन्वेस्टर ऐसे ही पैसा देगा नहीं मैच्योरिटी लेवल से, फिर भी लेकिन मैंने ऐसा बहुत देखा है, मतलब फंडिंग हो गई अब डूब रहे हैं। सो मैं इसीलिए जो मैंने पहले भी बात बोली थी कि एंजल इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली पैसा नहीं लगाना चाहिए स्टार्टअप्स में। प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अगर आप लगाते हैं ना, सो प्लेटफॉर्म्स में देयर आर एक्सपर्ट्स। वो एक्सपर्ट्स उनको सपोर्ट भी करते हैं, उनको गाइड भी करते हैं और मॉनिटर भी करते हैं। ठीक है, तो आप वो प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके करिए, जैसे इंडिया एक्सेलरेटर है या कई और प्लेटफॉर्म्स आपने भी अभी आए थे, प्रोफेसर साहब भी आए थे, तो एक नहीं है कई है। आप प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करिए रादर देन डायरेक्ट करना। तो दोस्तों ये थे आनंद जी हमारे साथ, जिन्होंने अपने इनपुट शेयर किए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।